हाय एवरीवन। हम लोग प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे थे और अब तक हमने प्रोबेबिलिटी स्पेसेस देख लिए हैं। साथ ही हमने म्यूचुअल इवेंट्स डिफाइन किए थे और ये देखा था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और इवेंट्स, हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और इंडिपेंडेंट इवेंट्स देखे थे। अब हम इवेंट्स की ही बात करेंगे। इवेंट्स की बात करते करते हम सैम्पल स्पेस के पार्टीशंस, सैम्पल के पार्टीशंस, इवेंट्स E1, E2, En सैम्पल स्पेस के पार्टीशंस कहलाते हैं जब इवेंट्स E1, E2, En सैम्पल स्पेस के पार्टीशंस कहलाते हैं जब E1 से और EI, अगर मैं लिखूं EI यूनियन I गोज़ फ्रॉम 1 to N, ये पूरा सैम्पल स्पेस है, और EI इंटरसेक्शन EI इंटरसेक्शन EJ एम्प्टी सेट है, यानी कि फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू J। इवेंट्स E1 से En सैम्पल स्पेस के पार्टीशंस कहलाते हैं जब ये सच होता है। तो अब इसके साथ मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटरसेक्शन EJ इक्वल टू 0। अब यहाँ ये बताना ज़रूरी है, कोई इवेंट E एम्प्टी सेट है तब प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल 0, ये तो सच है, पर इसका कन्वर्स सच नहीं है। मतलब कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E 0 है तब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि E एम्प्टी सेट ही हो। एक एग्जाम्पल है, कंटिन्यूअस सैम्पल स्पेस में काउंटेबल इवेंट्स। अगर ओमेगा कंटिन्यू, यहाँ पर मैं इसे प्रूफ किए बिना सिर्फ डेफिनेशन ही दूंगा, प्रोबेबिलिटी के कोर्स में इसका प्रूफ भी करवाया जाएगा। तो अगर ओमेगा कंटिन्यूअस सैम्पल स्पेस है तब, अगर ओमेगा कंटिन्यूअस सैम्पल स्पेस है तब प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल टू 0 इफ, अगर E को मैं I गोज़ फ्रॉम 1 to N, अगर मैं E को सिंगलटन इवेंट्स के यूनियन की तरह लिख सकता हूँ, मतलब से मेरे पास वही नीडल एक्सपेरिमेंट है और ये थीटा, अगर मैं ये कहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ थीटा इक्वल टू पाई, अगर मैं ये इवेंट कंसिडर करता हूँ तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होगी। और यानी कि कंटिन्यूस सैम्पल स्पेस में ये हमें जो ध्यान रखना है वो सिर्फ इतना है, कंटिन्यूस सैम्पल स्पेस में सिंगलटन इवेंट्स, यानी कि ऐसा इवेंट जो कि कंटिन्यूस सैम्पल स्पेस का केवल एक पॉइंट है, ऐसा इवेंट जो कि
उस सैंपल स्पेस का सिर्फ एक पॉइंट है। ऐसा इवेंट जो कि उस कंटिन्यूस सैंपल स्पेस का सिर्फ एक पॉइंट है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा ज़ीरो रहेगी। अब इस सब को देखते हमने ज़ीरो प्रोबेबिलिटी भी डिफाइन कर दिया। अब पर इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होने से ज़रूरी नहीं कि इवेंट खाली ही हो। प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होने का मतलब ये नहीं है कि इवेंट खाली है, वो इवेंट नॉन ज़ीरो या नॉन एम्प्टी सेट भी हो सकता है। इवेंट एक नॉन एम्प्टी सेट होने पर भी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो हो सकती है। इवेंट नॉन एम्प्टी सेट होने पर भी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो हो सकती है। अब हमने लिखा था यूनियन ऑफ i goes from 1 to n ei equals the sample space एक और for so the union of I goes from 1 to n ei, ये हमने एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी मेजर की प्रॉपर्टीज़ में देखा था, इक्वल्स समेशन I goes from 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ ei इक्वल टू 1। ये अब हम डिफाइन करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है एक इवेंट f, एक कोई इवेंट f के होने की प्रोबेबिलिटी जबकि इवेंट e पहले ही एक इवेंट f के होने की प्रोबेबिलिटी जबकि इवेंट e पहले ही हो चुका है। तो मतलब कि एक इवेंट f के होने की प्रोबेबिलिटी जब इवेंट e पहले ही हो चुका है, इसे हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ f कंडीशनड ऑन e। ये इसकी नोटेशन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ f गिवन e, इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ f गिवन e, और इसे लिखते हैं और ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ e इंटरसेक्शन f डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ e। प्रोबेबिलिटी ऑफ e नॉन ज़ीरो और ज़ीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ e इक्वल ज़ीरो। प्रोबेबिलिटी ऑफ f गिवन e ये। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ e इंटरसेक्शन f का मतलब है e और f दोनों इवेंट्स होंगे, और क्योंकि हमें ये पता है कि e हो चुका है
तो हमारा सैंपल स्पेस केवल ई में सिमट जाता है। तो हमारा सैंपल स्पेस केवल ई में सिमट जाता है, और क्योंकि हमारा सैंपल स्पेस ई में सिमट गया है तो सभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से स्केल हो जाएंगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की ये डेफिनेशन हम प्रयोग करते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन दैट ई हो चुका है, एफ की प्रोबेबिलिटी ये है। अब इसी से हमारे पास आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ और एफ गिवन ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ये यानी कि इसे सरल भाषा में बोलूँ तो ई और एफ दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी ई के होने पर एफ की प्रोबेबिलिटी और ई के अपने की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट। ई के होने पर एफ के होने की प्रोबेबिलिटी और ई के अपने होने की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट होती है। अब इसी से आता है, अब क्योंकि अगर ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तब ई इंटरसेक्शन एफ 0 या प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई 0। ये अब अगर ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ इज 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई 0। अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट हैं, इसे मैं हिंदी में स्वतंत्र बोलूँगा, अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट स्वतंत्र हैं तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, जो कि बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई, यानी कि अर्थात ई के होने ना होने से एफ के होने ना होने पर एफ के होने ना होने पर कोई असर नहीं पड़ता। अब अगर मेरे पास E1 से En है जो कि सैंपल स्पेस के पार्टीशंस हैं, तब मैं ये लिख सकता हूँ कि तब किसी इवेंट EI और किसी और इवेंट F के होने की
जॉइंट प्रोबेबिलिटी है, तब किसी इवेंट ई आई और किसी इवेंट एफ के होने की जॉइंट प्रोबेबिलिटी है ई आई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई आई इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई गिवन एफ टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये तो नेचुरली ये लिखना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई गिवन एफ इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटरसेक्शन एफ, यानी कि एफ होने पर ई आई के होने की प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये भी ठीक है। अब मैं यहाँ थोड़ी चालाकी करता हूँ, मैं न्यूमरेटर को लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन ई आई टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ये बेस थ्योरम, इसे बेस थ्योरम कहते हैं ये, लेकिन मुझे बेस थ्योरम का इससे कुछ अलग रूप पसंद है। दोनों, ऐसा नहीं है कि वो मेरी इन्वेंशन है, बेस थ्योरम के दोनों ही रूप आराम से पाए जाते हैं, पर बेस थ्योरम को जहाँ तक मैंने देखा है दो तरीके से लिखा जाता है। एक तो ये जो कि बेस थ्योरम का स्टैंडर्ड या बेस थ्योरम को नॉर्मली इस तरीके से लिखा जाता है। बेस थ्योरम को लिखने का एक और तरीका है, वो है कि अब मैं इस एफ को लिख सकता हूँ। बेस थ्योरम अगर आप इसे कहेंगे तो ये बिल्कुल ठीक है, आप पर बेस थ्योरम को लिखने का एक और तरीका है जहाँ पर कि मैं ये कह सकता हूँ कि एफ को मैं लिख सकता हूँ, इवेंट एफ को मैं लिख सकता हूँ एफ इंटरसेक्शन ओमेगा, क्योंकि एफ अपना और पूरे सैम्पल स्पेस का इंटरसेक्शन है, तो मैं एफ को एफ इंटरसेक्शन ओमेगा लिख सकता हूँ। पर क्योंकि ओमेगा आई गोज फ्रॉम 1 to n ई आई का यूनियन है, पर क्योंकि ओमेगा इनका यूनियन है, तो मैं लिख सकता हूँ एफ इक्वल्स एफ इंटरसेक्शन यूनियन आई गोज फ्रॉम 1 to n। अब हमने सेट थ्योरी पढ़ी है, तो यहाँ पर मैं सेट थ्योरी का एक डायरेक्ट डी मॉर्गन्स रिजल्ट यूज़ करके थोड़ा सा गड़बड़ करता हूँ। गड़बड़ तो नहीं, मतलब यहाँ मैं थोड़ी से इंटरसेक्शन और यूनियन को इंटरचेंज करके आई गोज़ फ्रॉम 1 to n ई आई इंटरसेक्शन एफ, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई गोज़ फ्रॉम 1 to n ई आई इंटरसेक्शन एफ। ये लिखना कुछ गलत नहीं होगा, यानी कि मैं दोनों साइड पर प्रोबेबिलिटी लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन आई गोज़ फ्रॉम 1 to n ई आई इंटरसेक्शन एफ। अब क्योंकि एफ या ई आई म्यूचुअली, अब क्योंकि ई आई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो ई आई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन ई जे इंटरसेक्शन एफ होगा ई आई इंटरसेक्शन ई जे इंटरसेक्शन एफ, यानी कि एसोसिएटिविटी, यानी कि फाई इंटरसेक्शन एफ, यानी कि फाई। ये ई आई इंटरसेक्शन एफ सेट्स भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ को मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ समेशन आई गोज़ फ्रॉम 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटरसेक्शन एफ
मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसका क्या फ़ायदा? इसका फ़ायदा ये कि अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ I goes from 1 to n, probability of f given ei, probability of ei, ऐसे बेस्ड वही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट यूज़ करके अब मैं बेस थ्योरम फिर से लिखता हूँ। तो बेस थ्योरम थी प्रोबेबिलिटी ऑफ आई गिवन एफ इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ei divided by summation I goes from 1 to n, probability of f given ei times probability of ei। अब अगर मेरे पास कुछ भी ऐसा इफ़ेक्ट है, इफ़ेक्ट मतलब कि कुछ ऐसा जिसे मैं देख सकता हूँ, कुछ ऐसा है जिसे हम देख सकते हैं या जिसे हम प्रमाण या एविडेंस बोल सकते हैं, प्रमाण, एविडेंस, और उसके उस प्रमाण के या उस इफेक्ट के एक से ज़्यादा कारण हो सकते हैं कि ज़्यादा उस इफेक्ट के एक से ज़्यादा कारण हो सकते हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि वो इफेक्ट E1 En पर इनमें से सिर्फ एक ही कारण हो सकता है, E1 से En में लेकर सिर्फ एक ही कारण हो सकता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि वो इफेक्ट F उनमें से कौन से कारण से आया था। तो उसके लिए हम बेस थ्योरम का प्रयोग करते हैं। बेस थ्योरम का एक बहुत सीधा सा एग्जाम्पल है जो कि हम सबको एक बार जानना चाहिए। मान लीजिए एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल यहाँ देना ज़रूरी है। मान लीजिए कि कोई एक ऐसी बीमारी, कोई एक ऐसी बीमारी या अवस्था या कंडीशन डिजीज़, और इट कैन बी अ डिजीज़, इट कैन बी अ कंडीशन, वो बीमारी भी हो सकती है, अवस्था भी हो सकती है जो 1 लाख में एक व्यक्ति पर असर डालती है। यानी कि अगर मैं किसी भी एक रैंडम व्यक्ति का सैंपल लूं, किसी व्यक्ति का सैंपल लूं, तो उस व्यक्ति को ये व्याधि, बीमारी को व्याधि बोलते हैं, याद रखिएगा। व्याधि या अवस्था प्रोबेबिलिटी है 10 की पावर -5, 10 की पावर -5, और इस बीमारी का एक टेस्ट मार्केट में आया है जो कि 99.9% एक्यूरेट है, जो कि 99.9% एक्यूरेट है। 99.9% एक्यूरेट आपने टीवी की ऐड में बहुत देखा होगा। 99.9% एक्यूरेट का मतलब निकालते हैं, मतलब अर्थात अगर
आपको ये बीमारी नहीं है, 99.9% केसेस में ये आएगा कि आपको बीमारी नहीं है, और 1% केस में आएगा कि आपको है, 1% केस में आएगा आपको बीमारी है। और अगर आपको ये बीमारी है तब 99.9% केसेस में ये टेस्ट उसे पकड़ लेगा, और 1% केसेस में, और सॉरी 0.1% केसेस में नहीं, और 0.1% केसेस में नहीं पकड़ पाएगा। अब मान लीजिए किसी ने ये टेस्ट करवाया और वो पॉजिटिव आ गया, तो इस बात की क्या है कि उसे सच में ये बीमारी है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसे सच में ये बीमारी है। अब आप कहेंगे कि ये कैसा सवाल है, अगर उसका टेस्ट पॉजिटिव आया है तो, और टेस्ट 99.9% एक्यूरेट है। 99.9% हमारे दिमाग पर बहुत असर डालता है कि 99.9% एक्यूरेट टेस्ट है तो उसे तो ये बीमारी होगी ही। तो इसमें ये कैसा सवाल है? तो इस सवाल को मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा, रुको ज़रा, सब्र करो, बता रहा हूँ। तो अब हम इसे बेस थ्योरम और इस सवाल को, क्योंकि ये सवाल प्रोबेबिलिटी के लिए ज़रूरी है, तो इस सवाल को हम बेस थ्योरम और प्रोबेबिलिटी थ्योरी में जो कुछ हमने सीखा है उसकी नज़र से देखते हैं। अब मान लीजिए हम एक इवेंट डिफाइन करते हैं डी, जो कि है बीमारी का होना। डी है बीमारी का होना और डी बार है बीमारी का ना होना। डी है बीमारी का होना, डी बार है बीमारी का ना होना। तो डी और डी बार सैंपल स्पेस के पार्टीशंस हैं। आपको या तो बीमारी हो सकती है या बीमारी नहीं हो सकती। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी हमें बताया गया है 10⁻⁵, और प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बार हो गया इसी से 0.99999 डी और डी बार। ठीक है। अब इसी तरह हम एक दूसरा इवेंट डिफाइन करते हैं, टेस्ट का पॉजिटिव आना। दूसरा इवेंट है टी, जिसे हम बोलते हैं टेस्ट का पॉजिटिव आना। अब आप यहाँ आप देखेंगे कि इसी तरह से टी बार हो गया टेस्ट नेगेटिव आना। अब यहाँ आप देखेंगे कि हमें टेस्ट पॉजिटिव आने और टेस्ट नेगेटिव आने की प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया गया। अगर आप क्वेश्चन के स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ टी और प्रोबेबिलिटी ऑफ टी बार नहीं पता है। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ टी और प्रोबेबिलिटी ऑफ टी बार डायरेक्टली नहीं बताए गए हैं। हमें जो बताया गया है वो ये है कि
टेस्ट 99.9% एक्यूरेट है। हमें ये बताया गया कि टेस्ट 99.9% एक्यूरेट है, मतलब कि अगर डी सच है तब प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन टी है 0.999 और इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बार गिवन टी बार है 0.999। सॉरी, तब मैं उल्टा कर गया, टी गिवन टी कि अगर आपको बीमारी है तब टेस्ट पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी है 0.999, आपको अगर बीमारी नहीं है तब उस टेस्ट के पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी है 0.001 या तब उस टेस्ट के नेगेटिव आने की प्रोबेबिलिटी है 0.999। इसी तरह मैं लिख सकता हूँ कि अगर आपको बीमारी है तब टेस्ट के नेगेटिव आने की प्रोबेबिलिटी है 0.001, अगर आपको बीमारी नहीं है तब टेस्ट के पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी है 0.001। ये हमारे पास 4 प्रोबेबिलिटीज़ आ गई हैं। अब इन 4 प्रोबेबिलिटीज़ के साथ हम थोड़ा सा खेल सकते हैं। मुझे चाहिए, मेरा सवाल था कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर टेस्ट पॉजिटिव था तो उस व्यक्ति को यह बीमारी है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर टेस्ट पॉजिटिव था तो उस व्यक्ति को ये बीमारी है? पता करने का एक ही तरीका है, हम बेस थ्योरम लगा कर देखते हैं। तो टेस्ट पॉजिटिव होने पर अब हमें जो गिवन है वो है कि टेस्ट पॉजिटिव है और हमें निकालना है कि इवेंट टी है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि टेस्ट पॉजिटिव होने पर उसे वो बीमारी है, तो हम निकालते हैं। तो इसमें हमने किया, अब बेस थ्योरम लगाएंगे। बेस थ्योरम में टेस्ट पॉजिटिव गिवन डिजीज टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज डिवाइडेड बाय, अब नीचे वाली समेशन में आप देख सकते हैं हमारे पास 2 ही कंडीशंस हैं, टेस्ट बीइंग पॉजिटिव, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट बीइंग पॉजिटिव, जिसे कि मैं लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट बीइंग पॉजिटिव को मैं लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट बीइंग पॉजिटिव जब आपको डिजीज है टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट बीइंग पॉजिटिव जब आपको डिजीज नहीं है टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डिजीज, कि आपको वो बीमारी नहीं है। तो इसी को मैं इसमें रखता हूं, ऑफ टी, नंबर्स भी लाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ टी गिवन डी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी गिवन डी बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बार। ये अब हम इसका क्या करें, इसे हम ज़रा अब नंबर्स डालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी गिवन डी है 99.9%, तो 0.999 इंटू 10⁻⁻5, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज़ आपकी 10⁻⁻5 है, डिवाइडेड बाई 0.999 इंटू 10⁻⁻5 प्लस 0.001 इंटू 0.99999, यानी कि इसे मैं अगर लिखूं तो ये बना, या अप्रॉक्सीमेट करते हुए ये बना 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻5 प्लस 10⁻⁻3, जो कि बना 10⁻⁻5 या 1 डिवाइडेड बाई 101 अप्रॉक्सीमेटली, जो कि बना अप्रॉक्सीमेटली। आप ये नंबर्स चेक कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपको बीमारी होने की प्रोबेबिलिटी है 1%।
टेस्ट पॉजिटिव आने पर वो आपको बीमारी होने की प्रोबेबिलिटी है 1%। इसीलिए बेस थ्योरम हमारे काम किया। तो ऐसा कोई भी टेस्ट जो कि 99.9% एक्यूरेट है, पर उस जिस चीज़ को वो टेस्ट कर रहा है वो उस 0.1% से भी कम है, तब आपका वो टेस्ट फेल होगा। तो इसीलिए हमें दो चीज़ें सीखने को मिलती हैं। एक, हमें अपने टेस्ट बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ कर बनाने चाहिए। दो, अगर बेस थ्योरम से हम ये प्रोबेबिलिटीज़ ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी स्पेसिस और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की कहानी को ख़त्म करता है। अगली बार हम रैंडम वेरिएबल्स की बात करेंगे जल्दी से। हम एक लेक्चर में रैंडम वेरिएबल्स के बेसिक्स ख़त्म कर देंगे और उसके बाद हम एक से ज़्यादा रैंडम वेरिएबल्स और रैंडम प्रोसेसेस जो कि कम्युनिकेशन के इस कोर्स के लिए सच में ज़रूरी है, उसकी बात करेंगे। धन्यवाद।